नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बरसात का मौसम आ गया है। बरसात का मौसम खुशहाली भी लाता है और परेशानी भी लाता है। खुशहाली इसलिए कि बरसात होती है तो हमारे देश की नदियां सब भरपूर जाती हैं। हमारे जो तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, उन सब में पानी पहुंचता है। देश में खेती हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, उसको बल मिलता है। इस लिहाज से ये खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारी आपकी और कुछ सरकार की लापरवाहियों की वजह से जल भराव की भी समस्या होती है, कीचड़ होता है। इसके साथ साथ समय पर जो छिड़काव डीडीटी या अन्य तरीके से बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय होते हैं वो नहीं किए जाते बरसात आने से पहले, इसलिए परेशानी का भी सबब होता है। मॉनसून की बारिश जहां चिलचिलाती गर्मी से राहत लेकर के आई है, वहीं चुनौतियों को भी अपने साथ में लेकर के आई है। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बच्चों को निशाना बनाने वाला घातक चांदीपुरा वायरस पैर पसार रहा है। बदलते मौसम की वजह से कोरोना और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों के मामलों में भी तेजी से उछाल देखा गया है। गुजरात के चांदीपुरा वायरस से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से आंध्र प्रदेश में एक मरीज की मौत हो गई है। ऐसे में इस मॉनसूनी सीजन में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उपाय कर लें। बीमारियों के बीच जिस तरीके से सावधानियां बरतना ज़रूरी है, उसे समझना भी उतना ही ज़रूरी है। वंदे राष्ट्र में आज हम सबसे पहले इसी विषय पर बात करेंगे कि जिस तरीके से चाहे चांदीपुरा वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, इन्फ्लुएंजा हो, ये बीमारियां अगर पनप रही हैं तो फिर हमें किस तरीके के मेजर्स लेने हैं। ये भी बात हम समझेंगे कि आखिर ये वायरस दोबारा किस तरीके से क्यों अटैक कर रहे हैं। कोरोना महामारी 2020-2021 के बाद दुनिया में WHO ने भी कह दिया है कि हाँ, ये कोरोना वायरस ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह, इस तरीके की कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म हो गया। लेकिन अपने आंध्र प्रदेश में एक मरीज़ की मौत हुई है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरीके से कुछ और भी जानकारियाँ आ रही हैं, कुछ और लोग भी हैं जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। इस बीच एक वायरस चांदीपुरा वायरस के नाम से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान तक चली गई है, कुछ बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। ये चांदीपुरा वायरस क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए। इसका नाम चांदीपुरा क्यों है? चांदीपुरा वायरस रेबिडोविरिडे परिवार का एक खतरनाक RNA वायरस है। ये अधिकतर 9 से 15 साल के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। चांदीपुरा वायरस, इस वायरस की पहचान 1965 में नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में हुई थी। ये सबसे पहले महाराष्ट्र में आया, चांदीपुरा गांव में। इसी वजह से इस वायरस का जो नाम रखा गया वो चांदीपुरा ही रख दिया गया, चांदीपुरा वायरस। मुख्य रूप से ये मॉनसून के सीजन में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। मौसम में जैसे बरसात का मौसम आता है, ये वायरस सक्रिय हो जाता है। रेबिडोविरिडे के परिवार का ये सदस्य है। अब चांदीपुरा वायरस जो महाराष्ट्र से निकला, फिलहाल गुजरात में अपना कहर बरपा रहा है। अब ये वायरस फैलता कैसे है, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस वायरस के फैलने से ही ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। 9 से 15 साल के ऐसे बच्चे जो इस वायरस का शिकार हुए हैं, उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। इस वायरस के फैलने की जो मुख्य वजह है, मुख्य वाक फीमेल फ्लेबोटोमाइन मक्खी है। मक्खी के जरिए यह वायरस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है।
एडीज मच्छर और टिक्स कुछ मामलों में इनके काटने से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है, यानी मक्खी मच्छर ये आपको बचाने हैं। इस वायरस के फैलाने वाले मुख्य वाहक फीमेल फ्लेबोटाइन मक्खी है, जैसा हमने आपको बताया, और दूसरा जो इसका कारण है वो एडीज मच्छर और टिक्स, इनसे भी संक्रमण होता है। इन दोनों चीज़ों को आपको अपने घर में ये सुनिश्चित करना होगा कि मक्खी और मच्छर इन दोनों से आप और आपका परिवार, आपके छोटे छोटे बच्चे बचे रहें। बेहतर ये होता है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो मक्खी और मच्छर उनके अंदर भी जीवन है, तो अगर उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव डाल रहा है तो फिर आपके ऊपर भी वो प्रभाव डालेगा। और ज़्यादातर इस तरीके के जो स्प्रेज आते हैं वो आपके फेफड़ों पर सीधा असर डालते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरीके से भी आपको सतर्क रहना है। बेहतर उपाय क्या है कि एक अच्छी मच्छरदानी लें और उस मच्छरदानी को लगा करके आप अपने परिवार के साथ बरसात के मौसम में सोएं, ताकि इस तरीके की जो स्थितियां बन रही हैं उससे आपका बचाव हो सके। अब इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? ये कैसे पता चल रहा है कि चांदीपुरा वायरस ने किसी बच्चे को इन्फेक्ट किया है? इसको भी आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। अचानक तेज बुखार आ सकता है। अगर किसी को तेज बुखार आता है और अचानक आता है तो ये चांदीपुरा वायरस का लक्षण है। उल्टी और दस्त होना, ये भी चांदीपुरा वायरस के एक सिम्टम में से है। गंभीर सरदर्द, बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, शरीर में टूटन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो भी ये चांदीपुरा वायरस ने आप पर अटैक किया है, इसका लक्षण है। अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं या बच्चा बेहोश हो रहा है तो ये भी चांदीपुरा वायरस का लक्षण है। मानसिक स्थिति में बदलाव या सुस्ती आ जाना, ये भी इस वायरस का सिम्टम है। मानसिक स्थिति में बदलाव का मतलब आदमी सोचने समझने, उसको सुनने की इच्छा नहीं है। गंभीर मामलों में बच्चा बहुत जल्द कोमा में भी पहुंच जाता है, यानी सीधे दिमाग पर भी असर डाल रहा है। इस चीज़ को हमें समझना है। लिहाजा सबसे बेहतर और जो अपने जीवन काल के बेहतरीन आविष्कार हैं उसमें मच्छरदानी एक बेहतर उपाय है। इसके साथ साथ दिन में आप क्या कर सकते हैं? दिन में आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां या तो जालीदार हों, इसकी व्यवस्था कर लें, नहीं तो बंद रखें और पर्दा डाल करके रखें, ताकि मक्खी मच्छर इनसे आप और आपका परिवार बचा रहे। यही सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय दे रहे हैं, खासतौर से बरसात के मौसम में। अब सवाल यह है कि इससे बचाव के क्या रास्ते हैं? अगर ये लक्षण आपके सामने आ ही गए हैं तो फिर इनसे बचा कैसे जाए, और साथ साथ इलाज क्या है? बच्चों को घर से बाहर अगर आप भेज रहे हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहना करके ही भेजें। बच्चे खेलने जाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाली जो क्रीम होती है, ओडोमॉस वगैरह, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने। अगर आप नारियल पानी वगैरह पीते हैं या टायर पड़े हुए हैं तो उसको हटा दें। सैंड फ्लाई दीवारों की दरारों में पनपते हैं, इसलिए दीवारें भरी हों ये भी सुनिश्चित कर लें। घर की दीवारों और दरारों को बंद कर दें। साफ सफाई अपने घर में भी व्यवस्थित रखें। यदि बच्चे में तेज बुखार के साथ उल्टी और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो बिना देर किए आप अपने नज़दीक के अस्पताल जाएं, डॉक्टर से मिलें, और अगर वो चेकअप्स लिखते हैं तो फिर आप वो टेस्ट वगैरह करा लें, ताकि जल्दी से जल्दी आप इस बात को पता कर पाएं कि दरअसल अगर कोई सदस्य घर का बीमार हुआ है तो उसका क्या कारण है, किस तरीके का ट्रीटमेंट उसे चाहिए। आमतौर पर बरसात के मौसम में यूं भी सर्दी जुकाम हो जाता है, कई बार मौसम बदलता है, अगर इम्यून पावर कम है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो भी आप मौसम बदलने पर बीमार होते हैं। बीमार होना हमेशा खतरनाक नहीं होता है। समय के साथ आप अगर बीमार होते हैं, मौसम बदलने पर बीमार होते हैं, तो आपका शरीर प्रतिरोधक क्षमता को विकसित भी करता है। यह भी एक वैज्ञानिक कारण है कि हमें बुखार क्यों आता है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप फर्ज कीजिए कि आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ, लेकिन गंभीर रूप से, मतलब चांदीपुरा वायरस या कोरोना वायरस या इस तरीके की अटैक नहीं है, ये मॉनसूनी वायरल अटैक है, तो उस स्थिति में आपका शरीर अपने भीतर से
प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके और उस वायरस को कमजोर कर देता है और फिर शरीर आपका स्वस्थ हो जाता है। ये भी एक चीज है। दूसरा, दवाइयां, जितनी भी दवाइयां हम खाते हैं ये हमारी बॉडी को एक एनवायरनमेंट देती हैं। जिस चीज की शरीर में कमी हो रही होती है उसी तरीके की दवा या उस तरीके के सॉल्ट से बनी हुई दवा वो हमारे शरीर के भीतर एक एनवायरनमेंट देती है कि हमारे शरीर में जो कमी है उसको हमारा शरीर रिकवर कर ले। शरीर अपने हिसाब से प्रतिरोधक क्षमता अपनी डेवलप करता है और उस बीमारी से लड़ता है। यह ध्यान रखिएगा कि हर चीज की, छोटी छोटी चीजों की दवा भी खाते रहना यह कोई समझदारी की बात नहीं है। उन चीजों को प्राकृतिक उपाय से भी रोका जा सकता है, उन चीजों को बगैर दवा के कुछ प्रिकॉशन लेकर के भी रोका जा सकता है। जैसे आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें अगर सर्दी जुकाम है। कोई जरूरी नहीं है कि यही वायरस ही होंगे, लेकिन आज जो हम चांदीपुरा वायरस और कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा इनकी बात कर रहे हैं, उसमें अगला हिस्सा यह है कि बीमारी यानी चांदीपुरा वायरस का जो अटैक है वो इतना खतरनाक क्यों है। ये बात हमें और ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस हिंदुस्तान में ही पनपा है। ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है। न्यूरोट्रोपिक मतलब सीधे दिमाग पर असर करने वाला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे मस्तिष्क पर यह हमला कर देता है। अचानक तेज बुखार इस बात का संकेत है कि वायरस दिमाग तक पहुंच चुका है। वायरस कई बार दिमाग में सूजन भी पैदा कर देता है। लक्षणों की शुरुआत अगर आपको दिख रही है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये बच्चे को कोमा में भी ले जा सकता है और अगर ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई तो 24 से 48 घंटे का ही वक्त है, इसके बाद जीवन समाप्त। तो चांदीपुरा वायरस की जो इंटेंसिटी है, खतरनाक कितना है, ये हम आपको डराने के लिए नहीं लेकिन सतर्क करने के लिए जरूर बता रहे हैं कि अगर आप गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, जहां पर मौसम एकदम से जब बदलता है, यानी हाल फिलहाल में आप देखिए महाराष्ट्र में जब मानसून आया, अरब सागर से भी आ रहा है, इधर पीछे हिंद महासागर से भी जब बादलों की टुकड़ी पहुंची, नासिक पुणे ये जो पूरी आपकी पर्वतमाला है, बादल वहीं पे टिक जाते हैं और उसके सहारे लगातार बरसते हुए बाकी मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं, वहां से फिर उत्तर प्रदेश और आगे जाते हैं। तो उस लिहाज से चूंकि वहां पर भरे हुए बादल पानी से लगातार बरसते हैं और कई कई दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं, एक अपनी तरह की सीलन एटमॉस्फेयर में आ जाती है, इसलिए ये वायरस ज्यादा तेजी से पनपते हैं और घातक तो हैं ही। यही स्थिति गुजरात में भी है। गुजरात में भी चूंकि महाराष्ट्र से वो सटा हुआ इलाका है, तो उस लिहाज से ये आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है अरब सागर से लगा हुआ, यहीं से बादल उठ रहे हैं और सीधे बाकी हिंदुस्तान पर आकर के बरस रहे हैं। नीचे हिंद महासागर से आ रहे हैं और बरस रहे हैं। बंगाल की खाड़ी अगर पुरवैया चली तो इधर से जो बादल उठे वो पूरे देश में ऊपर तक जाकर के और बरस रहे हैं। तो ये हमारे देश के जो मानसून की प्रकृति है वो है। तो इस लिहाज से हमें सतर्क तो रहना होगा, सतर्कता जरूरी है। बीमारी का प्रकोप जिस तरह से बढ़ा है हाल फिलहाल में, उसने कुछ लोगों की यानी कुछ बच्चों की जान भी ले ली है। अब ये आंकड़ा किस तरीके का है ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप इसकी गंभीरता समझ लें। मॉनसून सीजन में गुजरात राजस्थान के इलाकों में यह वायरस सक्रिय हुआ है, चांदीपुरा, और इस वायरस ने अपना जो प्रकोप दिखाया उसकी वजह से गुजरात के साबरकांठा और पंचमहल जिलों में 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए। एक राजस्थान का 6 साल का बच्चा है जिसकी जान गई है और 2024 के मॉनसून में पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ा आउटब्रेक आया था जब इस वायरस ने अपना कहर बरपाया था। इस दौरान देश भर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 245 से अधिक मामले पाए गए थे। संदिग्ध भी कहते हैं उसको, टेक्निकली हमें लिखना है, लेकिन 82 बच्चों की इस पूरे मामले में इन्फ्लुएंजा से मौत भी हुई थी। तो इस लिहाज से ये मामला बहुत गंभीर है। साल 2003 में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इस वायरस का सबसे भीषण हमला हुआ था। 2.5 दशक करीब हो चुके हैं जहां 183 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। वायरस पाया गया था 1965 में, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते 2009 और 2010 में गुजरात और महाराष्ट्र में इस वायरस की वजह से 31 बच्चों की जान गई थी। तो इस लिहाज से
ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये मौत के जो आंकड़े हैं ये हमें सचेत भी करते हैं, डराते तो हैं ही हैं। उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत विषम स्थिति भी होती है जिनके बच्चों की जान चली गई। देश में कोरोना की वापसी भी हुई है और आंध्र प्रदेश के एक युवक की कोरोना से मौत भी हुई है, ये बात भी सामने आ रही है। ये चांदीपुरा वायरस की बात थी। अभी कोरोना का आप प्रभाव देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 46 साल के एक व्यक्ति की कोविड-19 से ही मौत हुई है। जो उसका परीक्षण हुआ उसमें उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर वो अस्पताल गया, अस्पताल में उसका कोविड टेस्ट किया गया, 4 दिन का इलाज भी चला, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया। तो इस लिहाज से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। शुरुआत में एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं हुआ, ये भी कोरोना का एक सिम्टम है कि एंटीबायोटिक हम लोग आमतौर पर इतनी ले लेते हैं कि उसका असर खत्म हो रहा है। डॉक्टरों ने कोविड-19 टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण के दौरान उनके दोनों फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन फैला हुआ था, जो उनकी रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक। तो ये आंध्र प्रदेश का एक मामला सामने आया है। इस लिहाज से वो ठीक है कि कागज़ों में या जिस तरीके का प्रकोप था, जब उससे घटता हुआ आंकड़ा सामने आता है तो दुनिया को सुकून में डालने के लिए, दुनिया की चिंता को ख़त्म करने के लिए एक समय ऐसा आता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को डिक्लेयर करता है कि हाँ, अब ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो गई है या किसी पर्टिकुलर देश से ख़त्म हो गई है। इस तरीके की चीज़ें सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वायरस एक बार हमारे कुदरत में शामिल हो गया है, नेचर में आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम पर अटैक कर सकता है, फिर से जिंदा हो सकता है। वायरस आमतौर पर ठंडे ही पड़े रहते हैं हमारे उस एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन अगर उनको खाद पानी मिल जाता है, उनका एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो जिंदा भी होते हैं और वापस शरीर पर अटैक भी करते हैं। वायरस की जो दवाएं होती हैं वो भी इन्हीं वायरस को मार करके और तैयार की जाती हैं। ये भी अपने आप में एक परंपरागत विधि है। किसी वायरस का जो हमें सुइयां लगती हैं, जो हमें डोज दी जाती हैं, वो इन्हीं वैक्सीन के जरिए, जिसको वैक्सीन वायरस के खिलाफ कहते हैं, वो इसी तरीके से तैयार होती हैं। अभी देश में कोरोना के कितने केसेस हैं ये भी हम आपको बताते चलते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ साथ भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 1910 है। देश भर का ये आंकड़ा है। 1910 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा है, 461 मामले यहाँ पर सक्रिय पाए गए हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव हैं 461 लोग। 20 मरीज अस्पताल में हैं, बाकी सब क्वारंटाइन हैं, घर पर हैं। तो गुजरात के लोग खास तौर से इस बात का ख्याल करें। देश की राजधानी दिल्ली में भी 332 मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, तो दिल्ली वाले भी सतर्क हो जाएं। अधिकांश मरीज हल्के लक्षणों के साथ हैं और घर पर ही ठीक हो रहे हैं। घबराएं नहीं, अगर सिम्टम है तो क्वारंटाइन हो जाएं। पश्चिम बंगाल में 189 मामलों पर लगातार निगरानी की जा रही है, ये भी पॉजिटिव ही आए हैं। यूपी में 21 मामले एक्टिव हैं, हालांकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की आबादी को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो मामले 21 हैं ये कल की तारीख में बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। एक और चीज़ है जिसे उत्तर प्रदेश से बाकी के जो राज्य हैं वो सीख सकते हैं। चांदीपुरा वायरस का जो लक्षण है वही लक्षण पूर्वांचल में एक समय पर दिमागी बुखार उसको कहते थे, उसका भी दिखाई देता था। ये भी बरसात के मौसम में होता था। लाखों बच्चों की जान गई है उसी दिमागी बुखार की वजह से। तो उस दिमागी बुखार का जो उपाय है वो जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं उसके बाद उन्होंने, चूंकि वो पूर्वांचल से ही, गोरखपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इस लिहाज से उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया और अभी दिमागी बुखार के मामले जो हैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गए हैं। तो उस बच्चों की मौत भी रुकी है, वो मौत का आंकड़ा भी लगभग पहले की बनस्पत बहुत कम हो गया है। तो इस लिहाज से ये चीज़ें थोड़ा सा अपने को समझने की ज़रूरत है कि अभी किस तरीके की सतर्कता है। चूँकि 21 लोग उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब बाकी चीज़ें आप देख सुन रहे हैं, मास्क का उपयोग आप कर सकते हैं, ये सब कीजिए। हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धुलें, जो प्रिकॉशन है वो आप ज़रूर लीजिए। अगर अस्पताल वगैरह जाते हैं या घर में जब भी आप जाते हैं, हाथ पैर अच्छी तरीके से धुलें और उसके बाद उनको सुखा करके
और फिर उस जगह पे जाएं जो आपकी कॉमन बैठक है या अपने बिस्तर पर जाना है, आपको अपने कमरे में जाना है, तो इतना करने के बाद ही आप जाएं या बाकी सदस्यों से मुलाकात करें। अभी कोरोना की वजह से जुलाई में कितनी मौतें हुई हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जुलाई का भी आंकड़ा सामने आ गया। महाराष्ट्र में इस महीने में सबसे अधिक 4 मौतें दर्ज की गई हैं। आंध्र का एक मामला बताया, इसी महीने जुलाई में 4 मौतें कोरोना से ही हुई हैं। दिल्ली में एक महिला जिसकी 22 साल उम्र थी, इस किशोरी की भी मौत हुई है। पहले से ही ये फेफड़ों की गंभीर समस्या से पीड़ित थी। इसके फेफड़े पहले से कमजोर थे, लेकिन जब इसकी डेथ हुई तो ये पता चला कि इलाज के दौरान ही ये कोविड पॉजिटिव भी हो गई थी। तो सिम्टम इस तरीके के भी हैं। तमिलनाडु में एक बुजुर्ग जो 76 साल के थे, उनकी भी जान गई है और ये गंभीर रूप से अंगों का काम करना बंद करना और सेप्सिस से जूझ रहे थे। इनको पहले से कुछ और बीमारियां भी थीं और उसी में कोरोना भी हुआ। गुजरात में भी एक मौत दर्ज की गई है जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोरोना से हुई है, लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है और उसके बाद डिक्लेयर करेगा कि क्या हुआ है। तो इस तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों की जान भी गई है। ये बात भी हमारी रिपोर्ट में, हमारी रिसर्च में सामने आ रही है। अब ये कोरोना आज की तारीख में जिस तरीके से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो ये किन लोगों पर अटैक कर रहा है, ये भी हमने समझने की कोशिश की कि वो कौन से लोग हैं जिनको कोरोना अपना आसान शिकार समझ रहा है। ये भी हम आपको बताते हैं। 65 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इम्यून पावर कम होने लगती है, वैक्सीन लगे समय हो चुका है, इनको निशाना बना रहा है। अगर आप किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे लोगों को भी वायरस का अटैक का खतरा है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस मौसम में ख़ास तौर से अपना बचाव करना चाहिए। जिस बात को मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहा हूँ कि अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है, खासतौर से गर्भवती महिलाएं इस मौसम में विशेष सावधानी बरतें। उन पर और उनके बच्चे पर जो गर्भ में है उस पर भी असर पड़ सकता है। वैक्सीन न लगवाना लोगों के लिए खतरनाक है। अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो ऐसे लोगों को भी खतरा है। सरकार का कहना है कि हालात सामान्य ही हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखते हैं तो यह आंकड़ा सामान्य ही लगेगा। लेकिन इस सामान्य स्थिति में भी हमें सतर्क तो रहना ही है। हमें इस बात की चिंता तो करनी ही है कि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी तरीके की बीमारी न घेरने पाए। इसलिए इस बरसात के मौसम में सबसे ज़रूरी ये है कि सिर्फ अपने घर को ही साफ मत रखिए, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस, कॉलोनी, गली, अपने क्षेत्र को साफ रहे, इस बात की चिंता कीजिए। कूलर में अगर पानी भरा है तो उसे हर हफ्ते बदलिए, क्योंकि एडीज मच्छर वहाँ पे पनपते हैं। जिस तरीके से मक्खी और मच्छर, अगर आपने जालीदार खिड़कियाँ नहीं करवाई हैं तो करवा सकते हैं। उसके बाद भी सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है मच्छरदानी का प्रयोग। बच्चों को खास तौर से जब खेलने के लिए वो बाहर जाएं, बरसात में बहुत सारे बच्चे हैं जो शाम के समय खेलने के लिए जाते हैं, तो उनको पूरे कपड़े पहना कर रखें और हाथ पांव के जो हिस्से खुले रहें, खास तौर से पंजे वगैरह, उनमें ओडोमॉस या कोई ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट लगा दें, जिससे अगर कोई अटैक कर रहा है मच्छर या मक्खी तो वो बचे रहें। आज वंदे राष्ट्र में हम भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के एक राज्य की बात करेंगे। इस राज्य का नाम है मणिपुर, जहां लंबे समय से जारी जातीय तनाव के बीच हिंसा एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है। राज्य में शांति बहाली को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हुई, दावे हुए, लेकिन बावजूद इसके उग्रवादी संगठनों की जिस तरीके से सक्रियता बढ़ती जा रही है, वो आग में घी का काम कर रही है। मई 2023 से जारी मैतेई कुकी जातीय हिंसा के बीच एक नया मोर्चा भी खुल गया है। राज्य में जारी हिंसा में अब नगा और कुकी समुदायों के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है। उखरूल इसका हॉट स्पॉट बन गया है। इस साल फरवरी से शुरू हुए इस ताज़ा संघर्ष में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। भारत म्यांमार सीमा की निगरानी करने वाले असम राइफल्स के काफिले पर भी हमला हुआ। इसी का नतीजा बताया जा रहा है ये जो विद्रोह पनपा है।
इस हमले में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मणिपुर की हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत के उत्तर पूर्व का एक बहुत ही खूबसूरत है मणिपुर, लेकिन अब लपटों में घिरा हुआ है। जिस तरीके का वहाँ पर विद्रोह है, जिस तरीके की वहाँ पर उग्रवादियों ने स्थिति बना दी है, नगा, कुकी, मैतेई समुदाय ये जो सब आपस में टकरा रहे हैं, ये मणिपुर की खूबसूरत वादियाँ लगातार इसी काले धुएं का शिकार होती जा रही हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, चौराहों पर आ रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए तरह तरह के विस्फोट, आग्नेयास्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं और नतीजा मणिपुर जैसा बहुत ही खूबसूरत इलाका इस समय हिंसा और आगजनी की चपेट में है। हालिया तनाव किस तरीके के हैं, घटनाएं किस तरीके की हुई हैं, ख़ासतौर से इसी जुलाई 2026 में, इसको भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ा घटनाओं से ये अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके की स्थिति है। 13 मई को कुकी उग्रवादियों द्वारा अगवा किए गए 6 नागरिकों की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में संयुक्त नगा परिषद ने आर्थिक नाकेबंदी की। यही होता है मणिपुर में। 10 जुलाई को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके बाद बनी नहीं। और कुछ ही दिन पहले उखरूल जिले में तैनात असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। अब इस हमले में 2 जवान शहीद हुए। दोनों जवान हमारे उत्तराखंड के थे। स्थितियां बढ़ गईं, विस्फोटक हो गईं। नगा संगठनों का आरोप है कि असम राइफल्स म्यांमार को सुरक्षित रखने में नाकाम है, जहां से कुकी नेशनल आर्मी बर्मा सीमा पार करके नगा गांवों को निशाना बनाती है। जुलाई की शुरुआत में कामजोंग जिले में नगा और कुकी गुटों में गोलीबारी हुई थी, जिसमें सीमावर्ती गांवों के करीब 20 से अधिक घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। नए मोर्चे पर अब तक लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है। सुलग रहा है ये मणिपुर। 13 मई से ये जो मामला शुरू हुआ, अब तक स्थितियां संभली नहीं हैं। बीच में ये अच्छा होता क्या है कि मणिपुर में हर साल 2 साल पे इस तरीके की स्थिति बन ही जाती है। ये स्थिति बनती है, आर्थिक नाकेबंदी होती है, मतलब ट्रक्स का आना जाना रोक दिया जाता है, टोल और बाकी चीज़ें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां हद से ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं और आगजनी, लोगों की जान जाना, ये फिर सामान्य बात होने लगती है। नगा कुकी संघर्ष के पीछे मुख्य कारण क्या है, इससे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि संघर्ष का कारण समझना बहुत ज़रूरी है। नगा समुदाय का दावा है कि कुकी समुदाय उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, ये नगा समुदाय का मानना है। कुकी गुटों द्वारा केंद्र के सामने अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की जा रही है, मतलब मणिपुर को एक और हिस्सा वो मांग रहे हैं, तोड़ देने की बात कर रहे हैं। नगा बहुल क्षेत्रों को जिसमें शामिल किया गया, नगा कड़ा का विरोध कर रहे हैं, जिस इलाके को उसमें शामिल किया गया है। म्यांमार सीमा से सटे इलाके में नशीले पदार्थों और लकड़ियों की तस्करी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन रास्तों पर दोनों पक्षों के उग्रवादी गुट आमने सामने हैं। तो कुल मामला इस तरीके का है, जो मौजूदा तनाव की शुरुआत 2026 फरवरी से हुई, मामूली कहासुनी हुई, जो आगे चल करके इस तरीके की स्थितियों में बदल गई। अपहरण, नाकेबंदी, बदला लेने के लिए खूनी चक्र, ये सब कुछ अब चल रहा है। स्थितियां दोनों समुदाय के बीच 1992 से 98 के बीच भीषण जातीय युद्ध हो चुके हैं, ये इतिहास है। 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उस समय भी सरकार इन स्थितियों को काबू करने में विफल रही थी। 6-7 साल ये स्थितियां बनी रहीं। बाद में कुछ नतीजे, कुछ बातचीत, कुछ कोशिशें हुई, फिर भी स्थितियां संभली नहीं हैं। और जो वहाँ पर सुरक्षा गारद है, जो हमारी सीआरपीएफ की बटालियंस हैं, जिन सैनिकों के कंधे पर जिम्मेदारी है, उनके ऊपर अपने वजहों से ये अलग अलग गुट आरोप भी लगाते हैं, उनके ऊपर अटैक भी करते हैं, और खुद जिस तरीके के काम में हैं वो किसी से छिपा नहीं है। लकड़ी की तस्करी होती है, बहुत घने जंगल हैं, बहुत ही खूबसूरत मनोरम जंगल हैं, लेकिन जंगलों में लकड़ी की अवैध कटाई और इसके साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से दोनों गुट आमने सामने हैं। हिंसा रोकने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं, कदम उठाए गए, लेकिन
वो कदम जिस तरीके से उठाए गए वो नाकाफी ही रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी वाले इलाकों के बीच कड़े बफर जोन बनाए हैं। इसके साथ साथ ये ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां हथियार के साथ सीधे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर आप ये बफर जोन नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने की झड़पें होंगी, और इन्हीं झड़पों को रोकने के लिए इस तरीके के जोन्स डिवाइड किए गए हैं जहां हथियारों के साथ जाना मना है। संवेदनशील हाईवे और गांव में 113 से अधिक सुरक्षा नाके और जांच चौकियां भी स्थापित की गई हैं ताकि लोगों के बीच शांति बनी रहे और उग्रवादियों का जो मूवमेंट है उस पर काबू पाया जा सके, उसको रोका जा सके। हालिया घटनाओं के बाद एनआईए और स्थानीय पुलिस ने बड़ा तलाशी अभियान भी चलाया है ताकि अगर कहीं उग्रवादी छिपे हों तो उनको बाहर निकाला जा सके। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आई है। सुरक्षा बल लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन, अवैध हथियारों को जब्त करना, ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस तरीके की स्थितियां मणिपुर में बनी हैं वो लोगों को, सरकारों को, देश को, देश के लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच में प्रशासनिक बदलाव और नई सरकार का जो गठन है वो भी सामने आ रहा है। केवल इतनी ही बात नहीं है कि ये मामला किसी तरीके से रुक जाए। किस तरीके से रुक सकता है, किस तरीके की चीज़ों को करना आवश्यक है, इसकी भी चिंता लगातार की जा रही है। प्रशासनिक बदलाव और नई सरकार का गठन इसका एक और कोशिश का नमूना है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए 2025 में पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। फरवरी 2026 में इसे हटाकर यमनम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सीधे कानून व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं जो लोग, उसमें इस तरीके की स्थितियां मुख्यमंत्री ने स्वयं अत्यधिक संवेदनशील जिलों का दौरा किया। जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कोशिश की कि कुकी नगर समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलकर शांति बनाए रखने की अपील की जाए, कोशिश की जाए, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां एक बार फिर से बिगड़ गई हैं। इसके पीछे सीधी सीधी जो रीजनिंग समझ में आती है वो यही है कि एक तो अवैध कामों में जिस तरीके की संलिप्तता है उससे वो पीछे हटना नहीं चाहते, चाहे वो नगा हो, कुकी हो, मैतेई समुदाय हो। एक हिस्सा ये है। फिर इन्हीं समुदायों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मणिपुर में शांति रहे। इसके लिए वो अपनी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन ये उग्रवादी जो मूवमेंट करते हैं, जिस तरीके से सेना पर या सेना के जवानों पर अटैक करते हैं, उससे स्थितियां और बिगड़ती हैं। फिलहाल सेना, सरकार, हमारे जवान वहाँ पर अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन स्थितियों पर काबू पाया जाए। जो सरकार बनी है उसने भी कोशिश की है कि शांति व्यवस्था कायम हो, बातचीत का रास्ता निकाला जा सके, जो मांगे हैं अगर कुछ जेन्यून है तो उस चीज़ को किया जा सके, लेकिन वो स्थितियां बनते बनते ही बनेंगी। इस बीच कोई ना कोई गुट ऐसा है जो लगातार अपनी बात को आगे बढ़ते हुए हिंसक हो जाता है। इसी वजह से मणिपुर लगातार देश का एक अशांत प्रदेश बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए प्रयासरत है। दौरे के तहत परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम समझौते के साथ साथ कई अहम समझौते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। प्रधानमंत्री मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। हमने आपको बताया भी था कि इंडो पैसिफिक देशों की यात्रा पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं। इंडो पैसिफिक क्या है ये भी हमने आपको बताया था। फिलहाल ये यात्रा उनकी ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रही है। 3 दिवसीय जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें तीसरे और अंतिम दिन दोनों देशों के बीच में किस किस तरीके के समझौते हुए हैं ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तरह से डेवलप्ड कंट्री है और भारत के साथ में प्रमुख साझेदार भी है। भारत के कई उद्योगपति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अपने कारोबार को कर रहे हैं।
दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम ठीक ठाक है। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की, मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। 2009 के सुरक्षा ढांचे को भी अपग्रेड करके जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है कि किसी तरीके की अगर दिक्कत आती है, इसके तहत सेनाओं के बीच तालमेल, आतंकवाद विरोधी अभियान, ये इस जॉइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा है। रक्षा तकनीक पर भी समझौता हुआ है, इसको भी साझा किया जाएगा। भारत की लगातार कोशिश है कि डील्स जब भी हों, जिस तरीके के भी हों, तो वो आगे बढ़े। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए विशेष समुद्री सुरक्षा सहयोग का रोड मैप भी तैयार किया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच समझौता हुआ है, जिसकी वजह से सीमा सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होगी। यह विशेष तरह का समझौता है जिसको दोनों देशों ने आपस में किया है। 2028-29 के लिए ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज में भारतीय सैन्य प्रशिक्षक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। साइबर सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को भी सुरक्षित करने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। ऑस्ट्रेलिया भारत पार्टनरशिप समझौता, ये इसका एक नाम दिया गया है, जो ये डील हुई है क्रिटिकल मिनरल्स और सुरक्षा उपायों को लेकर के। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपनी तरह से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। यूरेनियम समझौते पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे, या पूरी दुनिया ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की तरफ जा रही है। इस बात को समझिए कि यूरेनियम आने से भारत का क्या फायदा होना है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8 गीगावाट है। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, सरकार ने साल 2047 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। यानी हमें ज्यादा यूरेनियम की जरूरत होगी। पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम हमारे पास है नहीं। कई परमाणु संयंत्र इसी वजह से फुल्ली ऑपरेटेड नहीं है, पूरी क्षमता से बिजली नहीं बना पा रहे थे। अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता हुआ है, यूरेनियम 235 जब हमारे पास आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम से रिएक्टर बिना रुके 24 घंटे बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। 70% से अधिक बिजली अभी भी भारत में कोयले पर ही निर्भर है। इस लिहाज से जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, परमाणु ऊर्जा से जहां पर बिजली बन रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर हमारी जो न्यूक्लियर सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो रुकती नहीं है। भारत में इससे उद्योगों और घरों को बिना कटौती बिजली सप्लाई की जा सकेगी। एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से बिजली की मांग अब हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्लीन एनर्जी ही पूरा करे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है भारत की तरफ से। क्योंकि 2047 तक भारत अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को हम और बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे पास ऊर्जा के वैकल्पिक साधन संसाधन हों। गाड़ियों में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, अभी जो स्थिति है क्रूड ऑयल हमें नहीं मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक वाहन भी आजकल खूब चल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहे, निर्बाध मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ में बस एक ही खतरा रहता है कि अगर वहां से किसी तरीके की लीकेज होती है या युद्ध काल में अगर उस पर कोई अटैक कर देता है तो रेडिएशन का खतरा रहता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सब चीजों से भी भारत जल्दी ही पार पाएगा। एक और बड़ी चीज है कि भारत में थोरियम का पर्याप्त भंडार है। हमारे शुरुआती जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे वो थोरियम बेस्ड बनाए गए थे। भारत सरकार अगर उस दिशा में कोशिश करती है या उन चीजों को वापस लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा करती है, हमारे देश के वैज्ञानिक थोरियम से ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक हमारे लिए
घरेलू उपाय बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो कूटनीति के लिहाज से भी सुपर ओवर की तरह है, क्रिकेट का सुपर ओवर ही आप इसको कहिए। कारण क्या है कि पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को क्रिकेट की भाषा में समझाया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि हमारी द्विपक्षीय बैठकें वनडे मैच की तरह फोकस्ड हैं, हमारे फैसले T20 की तरह तेज हैं और हमारी आपसी साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और गहरी है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज ये अभी भी दोनों देशों के बीच खेली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा भी किया। दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है जहां उनके साथ पूर्व महान कप्तान स्टीव वॉ और लीसा स्टालेकर मौजूद थे। इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच यहीं पर 12 दिसंबर को चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो समझौते हुए हैं, एक बार फिर से वो तस्वीरें आप जरूर देखें जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेलबर्न स्टेडियम में पहुंचे तो खचाखच वो स्टेडियम भरा हुआ था। जिस तरीके से लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, उनके स्वागत में। ऑस्ट्रेलिया में भारत की भी बहुत बड़ी, भारतीय मूल के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही जगहों पर। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी था। समझौते जिस तरीके के हुए हैं वो भी अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आने वाले समय में भारत न्यूक्लियर स्टेट किस तरीके से अपने आप को बना रहा है, किस तरीके की प्रोग्रेस उसने की है, किस तरीके की प्रोग्रेस उसे करनी है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है और यूरेनियम का वो सबसे बड़ा सप्लायर भी है। इस लिहाज से ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो समुद्री सुरक्षा है उसको देखते हुए भी दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। कूटनीतिक लिहाज में बातें जिस तरीके से रखनी चाहिए उसको भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बेहतर जुबान में समझाने के लिए क्रिकेट के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, क्रिकेट का सहारा लिया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और ज़्यादा गहरे और मजबूत होते चलेंगे ताकि देश भारत राष्ट्र के रूप में लगातार विकसित होता रहे। वंदे राष्ट्र में आज इतना ही छोड़े जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। वंदे राष्ट्र।